संथाल विद्रोह। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए जनजातीय संघर्षों में संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 ईस्वी के बीच में हुआ था, उसका सर्वाधिक सशक्त विद्रोह था। वह विद्रोह बिहार के भागलपुर से झारखंड के राजमहल के बीच जो दामन ए कोह के नाम से प्रसिद्ध था। इस विद्रोह का मूल कारण था ब्रिटिश शासन तथा इसके समर्थक वर्गों यथा जमींदारों, साहूकारों तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा आदिवासी समाज के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक जीवन में किया जा रहा हस्तक्षेप था। संथाल इस विद्रोह के माध्यम से गैर आदिवासियों को अपने क्षेत्र से भगाने तथा ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरह समाप्त कर अपने पारंपरिक अधिकारों को पुनर्स्थापना का प्रयास कर रहे थे। संथाल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जीवन में व्यतीत कर रहे थे। इनके जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि था। इनके बीच झूम खेती का प्रचलन था, जिसके तहत जंगल को साफ करके खेती की जाती थी। यहीं से इन्हें ईंधन और पशुओं के लिए चारा भी प्राप्त हो जाता था। इस कारण इन्हें अपनी भूमि ने भावनात्मक लगाव था। अंग्रेजों के आगमन ने पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में भू स्वामित्व की नई पद्धति लाई, जिसे जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत सामूहिक रूप से लगान अदा करने की बजाय अब प्रत्येक संथाली को व्यक्तिगत रूप से लगान अदायगी के लिए उत्तरदायी बनाया गया। साथ ही आदिवासी समाज के द्वारा उत्पत्ति हर वस्तु पर नया कर आरोपित कर दिया गया, जो इन आदिवासियों की क्षमता से बहुत अधिक था। नए वन कानून के द्वारा पहले से प्रयोग लाई जा रही जंगली भूमि तथा बिनोपज के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण इनके आर्थिक उपार्जन के रास्ते बंद होने लगे। करों की वसूली के लिए इन क्षेत्रों में बाहरी लोगों को नियुक्त किया जाने लगा। इस तरह अब इस समाज में बाहरी तत्वों का प्रवेश शुरू हुआ। धीरे धीरे इन बाहरी लोगों ने, जिन्हें संथाली अर्थात दीकू कहकर बुलाते थे, की संख्या में भारी वृद्धि होने लगी तथा ये अपनी आर्थिक समानताओं के बल पर इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करने लगे तथा संथालों के शोषण का दौरान आरंभ हुआ। इस तरह आर्थिक उपार्जन के सारे रास्ते बंद होने लगे तथा लगान में भारी बढ़ोतरी के कारण संथाल लगान चुकाने में असमर्थ होने लगे, जिसके कारण उनकी ज़मीन नीलाम की जाने लगी। अपनी ज़मीन को बचाने तथा लगान अदायगी के लिए संथालों ने साहूकारों और महाजनों से ऊंची दर पर उधार लेना आरंभ कर दिया। इस तरह वे साहूकारों के ऋण के जाल में फंसने लगे। संथालों की इस आर्थिक दुर्बलता के कारण भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया आरंभ हुई, अर्थात संथालों को अपनी भूमि गंवानी पड़ी तथा उनके बेगार कराए जाने लगे। बेगारी के दौरान उन पर अनेक तरह के अत्याचार किए गए। इन अत्याचारों के विरुद्ध शिकायत करने के बावजूद न्यायालय और प्रशासन की शिथिलता ने इनके आक्रोश को और भी बढ़ाने का कार्य किया। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व संथाल धार्मिक रूप से स्वतंत्रता की स्थिति में थे। अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ये अपने बीच से ही पुरोहित का चुनाव करते थे, जो उनके पूर्वजों एवं भगवान से उनका संबंध स्थापित करते थे। किंतु ईसाई मिशनरियों के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से इनकी धार्मिक भावनाओं आहत हुई, जिसके कारण इन्हें विद्रोह की प्रवृत्ति पनपी। इसके साथ ही सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में अंग्रेजों के द्वारा किए गए हस्तक्षेप ने इनके आक्रोश को बढ़ाया। संथालों का अपना राजनीतिक ढांचा भी था। परहा पंचायत के द्वारा सारे क्षेत्रों पर उनके प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता था। 1854 के आते आते आदिवासियों के असंतोष की तीव्रता बढ़ने लगी। इसी क्रम में भागलपुर से वर्धमान तथा रेल निर्माण हेतु बनी परियोजना में संथालों को बेगार करने पर मजबूर किया गया तथा इनकार की स्थिति में कठोर यातनाएं दी गई। इस घटना के विरोध में 30 जून 1856 को बागनाडीह में 400 गांवों के करीब 6000 संथाल प्रतिनिधि इकट्ठा हुए तथा विद्रोह का निर्णय लिया। इस बैठक में अपने शोषण से मुक्ति हेतु गैर आदिवासियों को भगाने तथा ब्रिटिश शासन को समाप्त कर सतयुग के समान न्याय एवं धर्म का राज स्थापित करने का संकल्प लिया गया।
सिद्धू तथा कान्हू ने इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला तथा संथालों को स्वराज दिलाने का वादा किया। उन्होंने कृषि कर के लिए नए मापदंड एवं ब्याज की संशोधित दर की रूपरेखा प्रस्तुत की तथा अपने आप को वहां का सूमा अर्थात गवर्नर घोषित किया। उन्होंने कहा, ठाकुर जी ने उन्हें यह निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए हथियार उठा ले। आदिवासी समाज को इस विद्रोह हेतु तैयार करने के लिए उन्होंने जुलूस, ढोल, नगाड़े का प्रयोग कर संघर्ष का आह्वान किया। शीघ्र ही लगभग 60,000 संथाल जमा हो गए। विद्रोह के पहले चरण में उन्होंने जमींदारों, महाजनों तथा पुलिस अफसरों पर हमला करना शुरू किया। ब्रिटिश शासन के सभी प्रतीकों को निशाना बनाया। संथालों के इस संगठन विद्रोह को दबाने के लिए सेना का सहारा लिया गया। हालांकि आरंभ में गैर बराबरी के इस संघर्ष में एक तरफ आधुनिकतम हथियार से लैस सेना थी तथा दूसरी तरफ पत्थर वाले भाले, तलवार, तीर, धनुष के साथ साथ जूझते संथाली पुरुष एवं महिला थे। स्थिति को नजाकत को समझते हुए ब्रिटिश प्रशासन ने शांतिपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान करने के लिए अपने उच्च अधिकारियों को भेजा, किंतु इस समय तक संथालों का आक्रोश अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। संथाल विद्रोही इस क्षेत्र से अंग्रेजी सत्ता का नामो निशान मिटाने पर उतारू था। इस विद्रोह की तीव्रता को देखते हुए सेना का सहारा लेकर इसे दबाने का प्रयास किया। कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में सेना की टुकड़ियां भेजी गई तथा उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। साथ ही विद्रोही नेताओं की गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा की गई। अंततः ब्रिटिश सत्ता के घोर अत्याचार एवं निरंकुशतापूर्ण कार्रवाई ने 1856 के अंत तक इस विद्रोह को कुचल दिया। इस तरह संथाल विद्रोह एक सशक्त जनजाति विद्रोह था। इसकी प्रशंसा इस बात के लिए की जाती है कि इतने कम समय में 60,000 से ज़्यादा लोगों ने एकजुट कर उनमें स्वतंत्रता चेतना उत्पन्न करना आसान कार्य नहीं था। फिर भी इन्होंने इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया, जो कि इनकी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता का परिचायक है। इस विद्रोह की असफलता के लिए अनेक कारकों की जिम्मेदारी माना जाता है। जैसे संथाल विद्रोहियों के हथियार परंपरागत थे, जिन्हें ब्रिटिश सरकार के आधुनिक हथियारों का मुकाबला नहीं किया जाता था। वस्तुतः यह जाति एवं धर्म के नाम पर संगठित एक जनजाति विद्रोह था, जिसमें वर्ग भावना का अभाव था। साथ ही सीमित दायरे में फैले इस विद्रोह का स्वरूप स्थानीय था, जिसका मुकाबला ब्रिटिश साम्राज्य की सुनियोजित सत्ता में था। विभिन्न इतिहासकारों ने संथाल विद्रोह के बारे में भिन्न भिन्न बातें कही है। मूले नामक इतिहासकार ने इसे मुठभेड़ की संज्ञा दी है तथा उनकी बहादुरी का वर्णन इस प्रकार किया है। संथालों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। असहनीय यातना सहने के बावजूद उन्होंने उफ तक नहीं की और न ही आत्मसमर्पण किया। एक बार एक झोपड़ी में 45 संथाले छिपे हुए थे तथा बाहर सिपाहियों ने उन्हें घेर रखा था। सिपाही गोली चलाते तथा संथाल तीर। जब संथालों के पास तीर समाप्त हो गया तो सिपाही उस झोपड़ी में घुसे। उस झोपड़ी में केवल एक बूढ़ा संथाल जिंदा बचा था। एक सिपाही ने जब उसे आत्मसमर्पण करने को कहा तो वह बूढ़ा संथाल सिपाही पर टूट पड़ा तथा अपनी कुल्हाड़ी से उस सिपाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संथाल विद्रोह के परिणाम। विद्रोह समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भागलपुर एवं बीरभूम के कुछ क्षेत्रों को काटकर संथाल परगना नामक जिले का निर्माण किया गया। संथाल परगना नामक जिले का निर्माण किया गया। संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम बनाया गया। संथालों के ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई तथा ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस का अधिकार दिया गया। इनकी सामाजिक व्यवस्था को पुनः मान्यता प्रदान की गई तथा 37वें अधिनियम के तहत 1856 में संथालों परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया, जिसके अनुसार यहाँ सामान्य कानून लागू नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट हम लोग बिरसा मुंडा के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। बिरसा आंदोलन जो 1899 से 1900 के बीच हुआ था।
जनजातीय विद्रोह में सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था। इस विद्रोह को महान उलगुलान भी कहा जाता है। महान उलगुलान भी कहा जाता है। छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा जनजाति द्वारा किया गया यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा इनके परंपरागत अधिकारों में किए गए हस्तक्षेप का परिणाम था। मुंडा जनजाति के बीच सामूहिक खेती का प्रचलन था, जिसे खुटकट्ठी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक यह जनजाति अपने प्रारंभिक सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में शांतिपूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत कर रही थी, किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर निजी भूस्वामित्व पर आधारित एक नवीन व्यवस्था की शुरुआत की गई, जो शोषण पर आधारित थी। इस तरह सरकार द्वारा नियुक्त जमींदार, ठेकेदार, व्यापारी तथा महाजनों ने सामूहिक खेती की इस परंपरा पर हमला बोला। सरकार के इस नीति के विरोध में मुंडा सरदार लगभग 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के अपने प्रारंभिक अधिकारों के लिए लड़ते रहे। दूसरी तरफ हिंदू पुरोहितों के जमींदारों जैसे व्यवहार तथा अत्याचारों को त्रस्त होकर मुंडा जनजाति के लोग ईसाई मिशनरियों की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि ये मिशनरियों उनके प्रति सहानुभूति का भाव रखते थे। किंतु कालक्रम के साथ औपनिवेशिक शासक, जमींदार तथा ईसाई मिशनरियों एक दूसरे का सहयोग करने लगे, जिसके कारण मुंडाओं में यूरोपीय लोगों, सरकारी अफसरों, जमींदारों, मिशनरिया तथा ब्रिटिश शासन से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ विद्रोह का भाव जाग उठा। इन परिस्थितियों में बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 1875 में बटाई पर खेती करने वाले एक परिवार में हुआ था, उसने विद्रोह का नेतृत्व किया। बिरसा अपनी औषधीय तथा चिकित्सीय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। आरंभिक जीवन में वह ईसाई धर्म के प्रभाव में आकर ईसाई बन गया था, किंतु बाद में उसने वैष्णव धर्म स्वीकार किया तथा अपने अनुयायियों को शुद्ध और नैतिक जीवन यापन करने एवं मांस का भक्षण न करने की प्रेरणा दी। उसने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया तथा अपनी चमत्कारी शक्ति के बल पर अंग्रेजों को भगाने का संकल्प लिया। इस तरह वह अब हजारों आदिवासियों का नेता बन गया तथा जल्दी ही धार्मिक आंदोलन, खेतीहर मजदूरों के राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। बिरसा मुंडा गांव-गांव घूमकर धार्मिक और राजनीतिक आधार पर आदिवासियों को एकजुट करने लगा। उसने औपनिवेशिक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक नीतियों के विरुद्ध का आह्वान किया। साथ ही अंग्रेजी प्रभुत्व को समाप्त करने तथा दिकुओं से इस क्षेत्र को मुक्त करने की अपील की।